SC एक्ट 1989, इसके केसेस बहुत जरूरी है, केसेस लिखवाने आज मुझे। पहला केस है इसका, इसी केस पर भी क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन बन सकता है। 3 का मतलब वो जो उसके कंटेंट वाला था वो तो खत्म हो गया, सेक्शन वाइज तो खत्म हो गया। आज हमें केसेस लिखने हैं सारे, इसमें बहुत सारे केसेस हैं और वो सारे जरूरी हैं। स्पेसिफिक सेक्शन का, सेक्शन 3 के केसेस, ठीक है। हाँ, जैसे और में अपन करते हैं ना माइनर्स में, वैसे जैसे आरजेस में करे थे ना कि कोई सेक्शन लिख रहे हैं उस पर अगर कोई केस है तो उसको लिखना है, वैसे कि इंडिविजुअल भी केस पूछ सकते हैं और अगर सेक्शन 3 आता है और किसी रिगार्डिंग आता है तो भी आपको केस लिख कर आना है, ठीक है। विद्याधरण वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। ये है आपका 2004 का केस, सुप्रीम कोर्ट। लिखिए सेक्शन 3(1)11 पहले ऐसा हुआ करता था ना, मतलब 1 2 3 रोमन में था, अभी चेंज कर दिया, उसे ABCD के फॉर्म में बना दिया, लेकिन केसेस तो पुराने हैं तो उसके अकॉर्डिंगली चल रहे हैं। अभी मैं बता दूंगी इसमें से कि कौन से वाले पॉइंट की बात कर रही है, ठीक है। सेक्शन 3(1)11 ऑफ द एक्ट which deals with assault means हमला। आईपीसी में कौन से सेक्शन में, किसी को आइडिया है? असॉल्ट किस में है? सेक्शन 351। सेक्शन 351 में असॉल्ट है, हमला, ठीक है। डील्स विद असॉल्ट और यूज ऑफ फोर्स है 349 में और क्रिमिनल फोर्स है 350 में। और यूज ऑफ फोर्स टू एनी women belonging to a SC/ST with the intent to dishonor or outrage her modesty, जिसके बारे में किया गया है सेक्शन 354। बताया था ना 354 है, 354 में है ना उसका, आउटरेज हर मॉडेस्टी, उसके लिए उसके ऊपर फोर्स का यूज करते हैं या असॉल्ट करते हैं, वो 354 में आता है। is an aggravated form of the offense under section 354 IPC, full stop. The only difference between section 3(1)11 and section 354 is essentially the caste or the tribe to which the victim belongs. Full stop. If she belongs to a SC/ST, section 3(1)11 applies. Full stop. The other difference is that in section 3(1)11 dishonor of such victim
dishonor of such victim is also made an offense, is also made an offense। ये आपका सिंगल क्वेश्चन बन सकता है। ये क्यों बन सकता है वो भी मैं आपको बता देती हूँ कि एनआई में आपको पता है कि समरी प्रोसीजर के बारे में बात की गई है। जो वहां प्रोसीजर होता है वो कौन सा होता है, समरी होता है, संक्षिप्त विचारण। और अगर प्रोसीड नहीं कर पाते हैं तो फिर समन ट्रायल पे आते हैं, क्योंकि ऑफेंस पनिशेबल विद कितना होता है, 2 ईयर्स होता है। तो 2 साल तक के जो मामले होते हैं वो समन मैटर्स में जाते हैं, इसलिए वो समन ट्रायल चलती है अगर समरी ट्रायल प्रोसीड नहीं कर पाते हैं तो एक बार आरजेएस में क्वेश्चन आया मेंस में, उन्होंने डिफरेंस पूछा था जो सीआरपीसी का समरी प्रोसीजर होता है और जो एनआई का समरी प्रोसीजर था उसमें क्या डिफरेंस है। तो इसी तरह से सेक्शन 350 ये जो है ना आपका 354 आईपीसी और जो ये सेक्शन आपका 3111 है जिसमें आउटरेज और मॉडेस्टी के बारे में बात की गई है, तो इसका डिफरेंस बनाकर एक क्वेश्चन बनाया जा सकता है। ठीक है, हिंदी में लिखिए, केस का नाम लिख लिया, विद्याधरण वर्सेस केरल राज्य। हिंदी में लिखूं मैं, लिखो इसमें अधिनियम की धारा 3(1)(11), रोमन में लिखना 11 को, है ना। अधिनियम की धारा 3(1)(11) जो अनुसूचित जाति या जनजाति से संबंधित किसी महिला पर तभी मैं सोचूं मुझे गर्मी क्यों लग रही है। अनुसूचित जाति या जनजाति से संबंधित किसी महिला पर उसके शील का अपमान करने या लज्जा भंग करने के आशय से हमला करने या बल प्रयोग करने से संबंधित है। लज्जा भंग करने के आशय से हमला करने या बल प्रयोग करने से संबंधित है, कॉमा लगाना, धारा 354 आईपीसी के अंतर्गत अपराध का एक गंभीर रूप है, पूर्ण विराम। धारा 3(1)(11) और धारा 354 के मध्य, ज्यादा तेज हो जाऊं तो मुझे रोक देना, मुझे फ्लो में बोल देती हूँ। धारा 3(1)(11) और धारा 354 के मध्य एकमात्र अंतर अनिवार्य रूप से वह जाति या जनजाति है। पैरों का ऐसा हो रहा है मेरा। एकमात्र अंतर अनिवार्य रूप से वह जाति या जनजाति है जिससे पीड़ित संबंधित है। स्वेलिंग आ रही है पूरे पैर में, डॉक्टर के पास जाने का टाइम नहीं है। मुड़ गया, 3-4 बार मुड़ गया, अभी तक डॉक्टर के जाके दिखाया नहीं। एक बार मुड़ा, फिर मैंने इससे बहुत सारा काम कर लिया भाग के। डॉक्टर के पास जाती तो वो बिठा देता ना मुझे 3-4 दिन के लिए कि रेस्ट करो। मैं टाइम का है, रेस्ट करेंगे तो क्लासेस कौन लेगा, तो मैं गई नहीं। फिर 3-4 बार और मुड़ गया कोई काम करी थी, फिर मुड़ गया। अरे बाप रे, एक बार तो सोते सोते पैर खिंच गया बहुत बुरी तरह। रात को चिल्ला के उठी मैं, आज तो साले क्या हो गया पैर खिंच गया, फिर सो गई पेन किलर खा के। वो डॉक्टर के पास जाने का टाइम नहीं मिला और पैर में एक्सट्रीम दर्द है, अब ऊपर भी नहीं बैठा जा रहा था। नहीं, वो लिखना होता है ना बार बार। अरे ये चेयर मेरे समझ में नहीं पड़ती ये उन्हीं के लिए लाए हैं बेसिकली, लेकिन मुझे गए थे साथ में पसंद कराने के लिए, लेकिन उठा के खुद के लिए लाए हैं। मैंने कहा यार क्या है मतलब मेरी अगर कंफर्ट वाली होती ना तो मैं खुद 4 बार टिक जाती इस पर, मेरे को नहीं समझ में आती ये वाली, इसलिए मैं खड़े ही रहती हूँ। ठीक है, हाँ, जिससे पीड़ित संबंधित है, यदि वे अनुसूचित जाति या जनजाति से संबंधित है तो धारा 3(1)(11) लागू होती है। यदि वे अनुसूचित जाति या जनजाति से संबंधित है तो धारा 3(1)(11) लागू होती है।
धारा 3(1)(11) लागू होती है। दूसरा अंतर ये है कि धारा 3(1)(11) में धारा 3(1)(11) में ऐसे पीड़ित का अपमान करना भी अपराध माना गया है। दूसरा अंतर यह है कि धारा 3(1)(11) में ऐसे पीड़ित का अपमान करना भी अपराध माना गया है। बेसिकली क्या होता है, हमेशा एक चीज बताती हूँ कि जब एक कॉमन लॉ में हर चीज का प्रोसीजर दे रखा है, मतलब कॉमन लॉ में सारे ऑफेंसेस दे रखे हैं। जो आपका आईपीसी है उसमें सारे ऑफेंसेस ऑलरेडी है। ये जो इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन है, पोश, ये सब बनाने की जरूरत नहीं थी। आईपीसी में ऑलरेडी सारे प्रोविजंस है, हमने लिखे भी है। जो ऑब्जेक्ट लिखते हैं उसमें हम लिखते हैं कि क्यों बनाए गए हैं, जब जनरल प्रोविजंस ऑलरेडी है। लेकिन मैं हमेशा बताती हूँ कि जनरल प्रोविजंस में कुछ कमी होती है या उनके ऊपर कुछ ध्यान नहीं दिया जाता है। जो स्पेशल चीजें होती है, जैसे इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन बनाया गया है, तो आपने देखा होगा कि जब इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन नहीं था तो कोई भी महिलाओं के कैसे भी चित्र लगाकर घूमता था। ऑटो पे देख लो, ट्रक पे देख लो, जहां देखो आपको पेंटिंग्स दिखी जाया करती थी। जब से इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन आया है तब से सबके हाथ पांव ठंडे पड़ गए। मतलब अभी आपको ये सब चीजें नहीं देखने को मिलती है। ठीक है, किसी भी तरह का इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन आपको मार्केट में देखने के लिए नहीं मिलता है। तो एक तरह से उनके ऊपर किसी भी तरह का प्रेशर पुट ऑन करने के लिए ये सारे एक्ट्स आते हैं, या जो उस एक्ट में कमियां है या पनिशमेंट प्रोविजंस में कमियां है उसे ज्यादा बढ़ाने के लिए स्पेशल प्रोविजंस बनाए जाते हैं। तो ये जो प्रोविजंस बनाए गए हैं वो ऑलरेडी कॉमन लॉ में है। जैसे आउटरेज हर मॉडेस्टी है या कुछ भी है, बेसिकली वो है 354 आईपीसी में कि विमेन के साथ कोई भी अगेंस्ट ऑफेंस करेगा तो वहां जाएगा, या उसमें सिर्फ विमेन ही इंक्लूडेड नहीं है, दोनों ही आते हैं। वो केस में डिसाइड किया गया था, उसमें वर्ड यूज किया गया ही। ठीक है, उसमें कोई स्पेसिफिकली विमेन यूज नहीं किया गया। हाँ, नीचे जो आपके सेक्सुअल हैरेसमेंट है, जो आपका स्टॉकिंग है, वॉयरिज्म है, ये जो है ना, वो जरूर फीमेल के लिए बनाए गए हैं। क्योंकि उसमें जो अगर किसी को क्रिमिनल बनाया गया है, कोई ऑफेंडर बनाया गया है, तो वो मेल को बनाया गया है। ठीक है, अगर आप उसकी लैंग्वेज पढ़ोगे तो उसमें जो ऑफेंडर बनाया गया है वो किसे बनाया गया है, मेल को बनाया गया है। इसका मतलब वो फीमेल के अगेंस्ट ऑफेंस करते हैं तो ही वो एप्लीकेबल होते हैं। और जो आपका 354 है वो दोनों के ऊपर इक्वली एप्लीकेबल है। मतलब किसी की भी अगर आउटरेज और मॉडेस्टी करोगे या किसी के ऊपर भी असॉल्ट करोगे इस पर्पज से, तो 354 अप्लाई होगा। ठीक है, लेकिन ये इसमें और उसमें यही डिफरेंस है कि अगर किसी भी SC ST की विमेन के साथ अगर कोई ऑफेंस होता है 354 वाला, तो SC ST एक्ट प्रिवेल करेगा, क्योंकि जनरल लॉ पर स्पेशल लॉ प्रिवेल करता है। जैसे हमारा जुवेनाइल जस्टिस हो गया, प्रिवेल करता है, पॉक्सो प्रिवेल करता है। आज अगर कोई भी सेक्सुअल ऑफेंस अगर 18 साल से कम के बच्चे के साथ होता है तो ऑटोमेटिकली पॉक्सो लग जाता है। ठीक है, स्पेशल प्रोविजंस अप्लाई हो जाते हैं। तो ये इनके डिफरेंसेस पूछ लेते हैं, तो आपको बस ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट केस लिखिए इसका, दिनेश वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। आज तो केसेस की कहानी है पूरी। स्टेट ऑफ राजस्थान, टू 2006 सुप्रीम कोर्ट। दिनेश वर्सेस राजस्थान राज्य। लिखिए इसमें, द साइन क्यूआनॉन एसेंशियल कंडीशन होती है ये साइन the sine QAnon for application of QUANON। राइटिंग भूल गए तुम लोग मेरी। कर लो। The sine QAnon for application of section 325 ये उस वाले की बात कर रहे हैं। ये कमिट्स एनी ऑफेंस अंडर द इंडियन पीनल कोड पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट फॉर ए टर्म ऑफ 10 years और मोर अगेंस्ट ए पर्सन और प्रॉपर्टी। जो 10 साल या उससे ज्यादा के मैटर्स होते हैं जो किसी पर्सन और प्रॉपर्टी के अगेंस्ट किए जाते हैं, उसके लिए बात की गई है इस केस में। ठीक है, 325 वही है, मतलब सेक्शन 325। ठीक है, ऐसे बोल रही हूं मैं। ऑफ सेक्शन 325 is that an offense
must have been committed against a person on the ground that such person is a member of the SC/ST. सच पर्सन इज ए मेंबर ऑफ द SC/ST. हिंदी में लिखिए, धारा 325 के आवेदन के लिए ये लिखना, धारा 325 के आवेदन के लिए अनिवार्य शर्त, धारा 325 के आवेदन के लिए अनिवार्य शर्त यह है कि किसी व्यक्ति के विरुद्ध, अनिवार्य शर्त यह है कि किसी व्यक्ति के विरुद्ध इस आधार पर अपराध किया गया होगा कि वह व्यक्ति अनुसूचित जाति व जनजाति का सदस्य है। ठीक है, मतलब 325 की एप्लीकेशन तभी लगेगी जब जो मेंबर होगा जिसके अगेंस्ट ऑफेंस हुआ है वो SC/ST का मेंबर हो, अदरवाइज एप्लीकेशन नहीं लगेगी। तो ये एसेंशियल रिक्वायरमेंट है इसकी। ठीक है, इंग्रेडिएंट्स लिखिए ऑफेंस के। डिटरमाइन किया है उन्होंने केस में, वैसे तो एसेंशियल रिक्वायरमेंट तो पूरे एक्ट की है कि मेंबर SC/ST का ही होना चाहिए, पर स्पेसिफिकली हमें एक मैटर मिल जाता है लिखने के लिए। जैसे अगर किसी केस में डिटरमाइन करते हैं ना तो हम हक से लिख पाते हैं, फर्म कर पाते हैं। मतलब जैसे आज कोई चीज है हमें पता है, लेकिन अगर उसे सुप्रीम कोर्ट की भी वो परमिशन मिल जाती है, अफर्मेटिव मिल जाती है कि हाँ आपको लिखना है, हमने बोला है हमारे केस में लिखो, कोई भी उसे किसी भी तरह से आपको वो नहीं कर सकता कि नहीं ये चीज नहीं है, तो आपके पास प्रूफ होता है, आप लिख सकते हो। तो वो एक तरह से हमारे पास मैटर कलेक्ट हो जाता है कि हाँ कुछ लिखने के लिए ना हो तो क्या लिखे, या फिर कुछ स्पेसिफिकली आजकल तो पता नहीं। और जो APO होता है ना उसमें केसेस बहुत पूछे जाते हैं। APO का पूरा पेपर आप उठाओगे, लास्ट टाइम का पेपर भी, तो भी आपको केसेस बहुत मिलेंगे। तो इसमें केस, हमारे लिए हर केस पढ़ना बहुत जरूरी है, चाहे आपको नाम ही ध्यान रहे लेकिन केस याद होना चाहिए बेसिकली, इसलिए मैं सारे केसेस लिखवाऊंगी आपको। मिर्च मसाले जैसा काम हो गया है, तो वहाँ के इंग्रेडिएंट्स होते हैं ना, मिर्ची, हल्दी, धनिया वैसे ही ऑफेंस के लिए भी है। कई बार क्वेश्चन बन के आ जाता है। एक बार मैं बताती हूँ आपको सिचुएशन। सेक्शन 65B आया मेंस में, कुछ नहीं था लिखने के लिए, नील बटा सन्नाटा हो गया था मेरे को तो देखते ही, क्योंकि फर्स्ट टाइम का मेंस था, नहीं समझ में आ रहा था कि क्या लिखना है। वहाँ केसेस बहुत याद थे उस पर भर भर के। तो वो बेसिकली केसेस में वही चीजें वो क्या करते हैं, डिटरमाइन करते हैं। जो चीज आपके कंटेंट में लिखी होती है उसी को वो आगे फर्दर इंटरप्रिटेट करते हैं। भाई अलग से कुछ नहीं कहा जाता केसेस में, उसी को इंटरप्रिटेशन किया जाता है कि हमने इसमें से ये निकाला है, आपने नहीं देखा लेकिन हमने देख लिया, और इसका इंटरप्रिटेशन ये है, अगर इसको सही तरीके से पढ़ा जाए तो अगर आपके पास वहां आप ब्लैंक हो जाते हो, जैसे कई बार होता है आपको प्रोविजन याद है, यहां तक याद है, एग्जाम के उस पर बैठे और आप भूल गए, यार पॉइंट तो गया दिमाग से, अब क्या करें। तो उस टाइम ये बहुत हेल्पफुल होते हैं। अगर कोई आपको कंटेंट दूसरा याद आ रहा है, उस पर केस लॉज के थ्रू जो कंटेंट आया है वो याद आ रहा है, तो आप उसे भी लिखकर अपना मतलब अपने आप को बचा सकते हो, अदरवाइज तो फिर वो 0 नंबर वाला क्राइटेरिया हो जाता है। चलिए, इसमें जो केस है वो बड़ा अजीब नाम है इसका, लिखवाती हूँ मैं। अस्माथुनिसा, कहाँ गया? डबल N है, सॉरी, एक सेकंड।
वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश 2011 सुप्रीम कोर्ट। इसका नाम है अस्माथुनिसा। लिखिए आप इसमें, ingredients of offense under this section are, ingredients of offense under this section are, of offense under this section are, first लिखिए क्या है, presence of person being abused, presence of person being abused, presence of person being abused, and second लिखिए, abuse being in public view, abuse being in public view, abuse being in public view। हिंदी में लिखो, इस धारा के अंतर्गत अपराध के तत्व हैं, इस धारा के अंतर्गत अपराध के तत्व हैं, इस धारा के अंतर्गत अपराध के तत्व हैं। पहला है दुर्व्यवहार किए जा रहे व्यक्ति की, दुर्व्यवहार किए जा रहे व्यक्ति की उपस्थिति, दुर्व्यवहार किए जा रहे व्यक्ति की उपस्थिति, दुर्व्यवहार किए जा रहे व्यक्ति की उपस्थिति, दुर्व्यवहार ऐसे लिखना, हिंदी में गलत गलत मत करना, दुर्व्यवहार किए जा रहे व्यक्ति की उपस्थिति और दुर्व्यवहार का लोक दृष्टि में होना, और दुर्व्यवहार का लोक दृष्टि में होना, और दुर्व्यवहार का लोक दृष्टि में होना। बोले तो नहीं है रख की मात्रा लगाना, आगे पे लगानी है, ठीक है। भूल गए तो मैं पकड़ लूंगी फिर से, इतना चिल्ला चिल्ला के बताई हुई चीज भूले तो। हिंदी का दो बार रिवीजन हुआ ना, इसलिए आप लोगों के दिमाग में बैठ जाएगी दोबारा। अभी तो पता नहीं कितनी बार पढ़ोगे, अभी टाइम है ना बेसिकली, अब 2 महीने में 2 बार रिवीजन कर लिया था तो अभी तो हो ही जाएगा। लैंग्वेज जान बचाती है एग्जाम में, मैं सच बोल रही हूँ, आज भी बोल रही हूँ और आगामी आपको एग्जाम में भी ध्यान रखना, ये जो बेवकूफ़ी करी है ना आरजेएस में वो दोबारा मत करना। लैंग्वेज हमेशा आपकी जान बचाती है, पेपर चाहे कितना ही टफ आए लॉ का, लैंग्वेज अगर आपकी कंसेप्ट क्लियर है ना लैंग्वेज को लेकर, तो लैंग्वेज आपके लिए कभी टफ नहीं हो सकती। अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो लैंग्वेज आपके लिए कभी टफ नहीं आ सकती, क्योंकि वहां बात होती है कंसेप्ट, मतलब ऐसा होता है कि आपके जितने रूल्स आपको याद हैं उसके। अब जैसे इस बार तो बहुत क्लियर कर दिया एपीओ में तो, कि संधि में भी बहुत काट पीट के दे दी, बहुत सारी संधियां उड़ा दी, तो अगर आप संधि से भी डरते हो तो भी आपका क्लियर है एक तरह से विजन। बहुत कम सिलेबस है, अगर उसमें आपको बहुत अच्छा सा टारगेट आप कर सकते हो। मतलब आप अभी हाई कोर्ट ने जो लोकोक्ति थी, अगर अतरंगी लोकोक्ति तो डिलीट कर दिया ना ऑटोमेटिकली, बच्चों ने इतने सारे ऑब्जेक्शन फाइल करे अपने यहाँ पे, ऑटोमेटिकली वो डिलीट हो गई। अब ऐसा तो नहीं ना वो रह गई, तो बेसिकली अगर चीजें अच्छे से करके जाओ तो आप बाद में ऑब्जेक्शन भी राइज कर सकते हो कि नहीं ये चीज आपने बहुत अलग दी है, कहीं भी नहीं मिली। अब कहीं भी नहीं मिली ना वो किसी भी बुक में, तो अपने आप हाईकोर्ट को डिलीट करनी पड़ी। पढ़ी हुई चीजें ही एग्जाम में आएगी बस। हाँ गया, वो डिलीट कर दिया हाईकोर्ट ने उसे। तो कहने का मतलब ये कि पढ़ी हुई चीजें पढ़ के जाओगे अच्छे से तो पढ़ी हुई चीजें एग्जाम में मिलेगी, जो नहीं पढ़ी हुई वो डिलीट हो जाएगी बाद में जाके। और आरपीएससी तो फेमस है डिलीट करने में। चलो हो गया ना ये वाला। मतलब इसमें 2 इंग्रेडिएंट्स बताए गए हैं, एक तो जिसके साथ अब्यूज किया जा रहा है, मतलब दुर्व्यवहार किया जा रहा है, उसकी प्रेजेंस होनी चाहिए, और किस में होना चाहिए, पब्लिक व्यू में होना चाहिए। अगर अकेले में किया है तो वो ऑफेंस नहीं बनेगा। जैसे आपने डिफेमेशन के बारे में सुना होगा, डिफेमेशन अगर किसी के तीसरे के नॉन में नहीं आता, मतलब अगर तीसरे के अगर नॉलेज में नहीं आएगा तो वो डिफेमेशन नहीं माना जाता। जैसे एक एग्जाम्पल दिया गया था एक बार कि किसी ने एक लेटर लिखा जिसमें डिफेमेटरी उन्होंने लैंग्वेज को यूज किया सामने वाले पर्सन के लिए और उसे भेज दिया, लेकिन किस सामने वाला पर्सन एक नॉर्मल लैंग्वेज जानता था। अगर आप इंग्लिश में लिखते तो इंग्लिश में समझ जाता, वो हिंदी में लिखते तो हिंदी में समझ जाता, लेकिन वो लेटर लिखा गया था उर्दू में, तो उसे भी पता था भेजने वाले को कि भाई इसे उर्दू नहीं आती और ये लैंग्वेज किसी और से पढ़वाएगा जिसे उर्दू आती होगी।
तो उसका इंटेंशन क्या हो गया कि वो तीसरे पर्सन की नॉलेज में आए। भाई भेजते टाइम उसका इंटेंशन हो गया ना कि वो तीसरे पर्सन की नॉलेज में आए, इसलिए उसने ऐसा लिखा। बाद में उसने डिफेंस लिया था, भाई मैंने तीसरे को थोड़ी बताया है। तो भाई तूने लैंग्वेज लिखी है तो वो क्या खुद पढ़ लेगा उर्दू, या किताब लाएगा सीखेगा उर्दू और फिर तेरा लेटर पढ़ेगा? ऑब्वियसली वो तीसरे को हैंड ओवर करेगा उर्दू पढ़वाने के लिए, तो उसकी नॉलेज में तो आएगा ही ना कि उसने उसके लिए ऐसी लैंग्वेज यूज करी है। तो ये भी डिफेमेशन माना गया। इसी तरह से जो अगर ये ऑफेंस है वो पब्लिक व्यू में होना चाहिए। अगर कोई देख रहा है किसी और को, आपके बारे में पता चल गया कि भाई इस तरह से इसके साथ अब्यूज किया गया, तो ही ऑफेंस माना जाएगा। अगर दो लोगों के बीच में है तो अब्यूज नहीं माना जाएगा। ठीक है, जैसे दंगे होते हैं ना पब्लिक प्लेस में ही होते हैं, उसी तरह से ये सबसे इंपॉर्टेंट केस है स्वर्ण सिंह वाला, तो पूछा हुआ अभी एक बार ये लिखो एक केस, स्वर्ण सिंह वर्सेस स्टेट। मोस्ट इंपॉर्टेंट केस है ये, स्वर्ण सिंह वर्सेस स्टेट, 2008 का केस है, सुप्रीम कोर्ट। ये होती है साइटेशन, देखो इसमें लिखी है ना ब्रैकेट में, इसका जो एसएससी की साइटेशन है ना वो है 2028 8 एसएससी। ऐसे पेज नंबर नहीं दे रखा क्या? पेज नंबर में कंजूसी कर नहीं दे रखा है, दे रखा 435। ये साइटेशन पढ़ना आना चाहिए। ये एसएससी में, जैसे आप एसएससी ऑनलाइन पे जाओगे तो जैसे ही साइटेशन डालोगे वैसे ये केस आपके सामने निकल के आ जाएगा। ये होता है आपका वॉल्यूम नंबर, जो ये है ना ये वॉल्यूम नंबर होता है, भाई कौन से नंबर के इस ईयर के कौन से वॉल्यूम में ये केस पब्लिश हुआ है, और 435 पेज पर ये आपको केस मिलेगा। तो ये साइटेशंस पढ़ना होता है, अलग अलग तरीके से होती है। और कोर्ट्स में सिर्फ ये बोली जाती है, कभी केस का नाम नहीं बोला जाता है। अगर कोई भी एडवोकेट अपने साइट करेंगे ना बोलते टाइम भी और लिखते, अगर उनकी वो प्लीडिंग्स बनती है तो उसमें भी 2008 एसएससी 435 ऐसे बोल के निकल जाएंगे, पकड़ते रहो। मैंने तो लीगल रिसर्चर का काम किया है ना, तो कई बार मुझे पूछना पड़ता था दोबारा कौन सी साइटेशन, पता चले वो बोल दे कि जाओ लेकर आओ कौन सी बोली थी, और पेज नंबर उल्टा फुल्टा हो गया, वॉल्यूम उल्टा हो गया, तो मेरा तो जान खिसक जाएगी। मैंने कहा भाई बता दो। तो एडवोकेट्स के पीछे जाती थी कई बार, आपने कौन सी साइटेशन साइट की थी, या फिर बहुत विजिलेंट होकर सुनना पड़ता था कि क्या बोले ये। और उस टाइम अच्छा था एक वो लाइव प्रोसीडिंग स्टार्ट हो गई थी कोर्ट्स में, तो दोबारा चला के देख लेते थे यूट्यूब पे। चलिए इसमें लिखिए, कॉलिंग ए मेंबर ऑफ द शेड्यूल कास्ट, ये सिर्फ एससी का मैटर है, ठीक है। कॉलिंग अ मेंबर ऑफ द शेड्यूल कास्ट, कॉलिंग अ मेंबर ऑफ द शेड्यूल कास्ट, और इन्वर्टेड कॉमा में लिखना चमार। कॉलिंग ए मेंबर ऑफ द शेड्यूल कास्ट, इन्वर्टेड कॉमास में लिखो चमार, विथ इंटेंट टू इंसल्ट, विथ इंटेंट टू इंसल्ट, with intent to insult or humiliate him in a place within public view, in a place within public view, is certainly an offense, is certainly an offense, is certainly an offense under section 3, certainly an offense under section 3(1), ऐसे लिखो 3(1)(10), 3(1)(10), full stop. Whether there was intent to insult, whether there was intent to insult, or whether there was intent to insult or humiliate by using the word, फिर इन्वर्टेड कॉमा में लिखना चमार, using the word chamar will depend on the context in which it was used. कंटेक्स्ट, संदर्भ जिसे बोलते हैं हम लोग, कंटेक्स्ट, कंटेक्स्ट इन विच इट वॉज यूज्ड, हिंदी में लिखो, अनुसूचित जाति के किसी सदस्य को
अनुसूचित जाति के किसी सदस्य को लोक दृष्टि के किसी स्थान पर, अनुसूचित जाति के किसी सदस्य को लोक दृष्टि के किसी स्थान पर, अनुसूचित जाति के किसी सदस्य को लोक दृष्टि के किसी स्थान पर अपमानित या अपमानित करने के आशय से, अपमानित करने के आशय से चमार कहना, इसे इन्वर्टेड कॉमा में कर लेना, चमार कहना निश्चित रूप से धारा 3(1)(10), ये लिखना, निश्चित रूप से धारा 3(1)(10) के अंतर्गत अपराध है, धारा 3(1)(10) के अंतर्गत अपराध है। फिर लिखो आगे पूर्ण विराम लगा के, चमार शब्द का उपयोग करके, इन्वर्टेड कॉमा में कर लेना उसे, ठीक है ना, चमार शब्द का उपयोग करके अपमान या अपमानित करने का आशय था या नहीं, चमार शब्द का उपयोग करके अपमान या अपमानित करने का आशय था या नहीं, यह इस बात पर निर्भर करेगा कि इसका उपयोग किस संदर्भ में किया गया था, किस संदर्भ में किया गया था। मतलब सिर्फ ये ही नहीं देखा जाएगा कि उसने किसी वर्ड का यूज किया है, उसका इंटेंशन देखा जाएगा, उसका कंटेक्स्ट देखा जाएगा कि उसने यूज किया तो किस कंटेक्स्ट में किया। ऐसे नहीं डायरेक्टली ऑफेंस मान लिया और पनिश कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट दिया था, पहले तो बोलते ही इस तरह हो गया था, लेकिन अब इस केस को रेफर किया जाता है कि भाई पहले इंटेंशन देखा जाएगा, उसका कंटेक्स्ट देखा जाएगा, फिर जाके पनिशमेंट दी जाएगी, ठीक है, कि कोई भी वर्ड कैसे यूज किया जा रहा है। चलो आगे लिखो, बहुत केसेस हुए। नारद पटेल, आज आपके किसी फ्रेंड्स वगैरह का फोन नहीं आया क्या रिजल्ट बताने के लिए? सबके आ गए? हाँ, और सब हो गए? नहीं हुए? तुषार का भी अभी थोड़ा कंफ्यूजन चल रहा है। नहीं, कंफ्यूजन क्लियर हो गया, ये तो मुझे पता है, पर वो थोड़ा सा पहले कंफ्यूज थे, फिर सर से बात हुई अभी उत्तर तो उन्होंने क्लियर किया। उन्होंने इंग्लिश में बहुत कुछ गड़बड़ कर दी। इंग्लिश में क्या है कि इनके इंग्लिश में ज्यादा कटे हैं इस बार नंबर, पता नहीं, इंग्लिश बहुत इजी आई थी, पता नहीं क्यों क्या गड़बड़ कराया मेरे को तो समझ में नहीं आई। इंग्लिश के क्वेश्चंस इजी आए थे, माइंड वहाँ अलग तरीके से काम करता है, ये मैंने देख लिया, अलग तरीके से अलग कहानी में चलता है। बेसिकली सबसे ज्यादा दुख मुझे तुषार के लिए हो रहा है, क्योंकि वो काफी मेहनत कर रहे थे। मतलब स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़, अब यही है कि आगे बढ़ने में सार है, पीछे पलट के देखने से कुछ नहीं मिलता जिंदगी में। 2019, क्योंकि जो इस टाइम पर संभल गया ना वो आराम से अपना एपीओ क्रैक करेगा, और जो इस टाइम बिखरा रहा वो एपीओ का कल्याण कर लेगा बढ़िया वाला। अच्छा, सोने जा, नहीं होता है, जो जिन्हें एक्सपेक्टेशंस होती है ना उनका नहीं होता तो उनको बहुत ज्यादा बुरा लगता है। एक तो आपका बहुत ही लो स्कोर आओ तो आप पहले से ही अपने आप को बाहर मान चुके हो, तो वो मंथ आप निकाल लेते हो, लेकिन एक रिजल्ट आने के बाद 1 महीने बाद अगर पता चलता है ना तो वो बहुत ही वर्स्ट सिचुएशन होती है मेरे अकॉर्डिंगली। तो हाँ, वो प्रिपरेशन कर रहे थे, उनको एक्सपेक्टेशन थी कि जो जो ऑब्जेक्शंस उन्होंने लगाए हैं वो सब कंसीडर कर लिए जाएंगे, पर हाई कोर्ट ने अलग ही ऑब्जेक्शन कंसीडर करे। मैं खुद शॉक्ड हूँ, मुझे लगा वही वाले किए होंगे जो बच्चों ने लगाए, तो अलग ही राम कहानी गाई है। ऐसे ऐसे क्वेश्चंस डिलीट किए ना, हाँ, फॉल बिहाइंड, वो तो मैं क्लास में बता चुकी थी कि इसको तो डिलीट करना पड़ेगा, क्योंकि वो तो अलग ही कंसेप्ट लेकर आए थे। एक वो हेड स्टेट वाला भी उन्होंने डिलीट किया है, और एक है ना इंग्लिश में ज्यादा
डिलीट हुए हैं। एक तो वो हेड स्टेट वाला जो आया था वो डिलीट किया, एक है ना, एक वो ये फॉल बिहाइंड और फॉल फेल थ्रू था वो डिलीट किया, और एक हिंदी में सवा मन मलिदा वाला उसको उड़ा दिया। लग उसका रहा था कि अभ्यर्थी स्वतंत्र थे, लेकिन अब ठीक है, नहीं किया, कुछ भी कंसिडर नहीं किया। लॉ के भी नहीं करे उन्होंने, लॉ के भी अपने 2 इंटरप्रिटेशन के किए हैं। मतलब 5 क्वेश्चन जो डिलीट हुए ना, तो 2 तो इंटरप्रिटेशन के कर दिए, 3 हिंदी इंग्लिश में से कर दिया उन्होंने, बाकी लॉ के कोई भी क्वेश्चन कंसिडर नहीं किए। उसमें क्या हुआ था, बेसिक जो हिंदी इंग्लिश की वो बुक आती है ना, नवीन हिंदी व्याकरण जो आती है जिसमें से हम आपको पढ़ाते हैं, उसमें क्या है वो स्वातंत्र्य ठीक दे रखा था। हाँ, तो वो वाला तो ठीक ही था, तो वो तो डिलीट नहीं किया ना उन्होंने, इसलिए तो अभ्यर्थी गलत था ना, तो उसने अभ्यर्थी दे रखा था, उसने ऐसा दे रखा था अभ्यर्थी, इसका अभ्यर्थी होता है। वो स्वतंत्रता नहीं लगाना था ना आपको, क्योंकि ये वाला तो क्लास में भी लिखवाया था मैंने, कोई बात नहीं, चलो लिखो इसमें। नारद पटेल वर्सेस स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़ में लिखिए, अब्यूज विदाउट रेफरेंस टू कास्ट, अब्यूज विदाउट रेफरेंस टू कास्ट और ट्राइब, abuse without reference to caste or tribe will not bring the matter, reference to caste or tribe will not bring the matter within criteria of within criteria of section 3110, criteria of section 3110 comma though the same may be punishable under section 294 IPC, though the same may be punishable under section 294 IPC, under section 294 IPC। पता है क्या 294 IPC क्या है? अरे बड़ा अच्छा सेक्शन है, आसपास के तो पढ़ाए हुए मैंने, 294 भी पहुंच जाओ घूमते घूमते वहां तक। अच्छा 293 में क्या है, 292 में भी क्या है ये भी नहीं पता, क्लास के बाहर बिठा दूंगी, इतना पढ़ा है इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन को, उसके बाद भी मेरे को याद आ गया, याद आ गया, अच्छा आया तो पहले क्यों याद नहीं आता वो, हाँ पता चल गया क्या है उसमें, इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन की बात की है। तो 294 में ऐसा है कि अगर कोई भी सीटी मारेगा चलते आदमी के, या कोई गालियां दे देगा, तो वो सब 294 में कवर होता है, ठीक है। बहुत कम पनिशमेंट है, इतना हाई पनिशमेंट नहीं है, मतलब सीटी बजाना या कोई ऐसे लहर लहर के गाना गाएगा जो लग जाए सामने वाले को कि वो उसको किसी भी तरह से उसके ऊपर अब्यूजिंग कर रहा है, ठीक है, तो वो सब 294 में कवर होता है। 293 में है कि कोई भी 20 ईयर से कम वाले किसी बच्चे को अगर इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन वाला कोई भी मटेरियल देगा, तो वो सब 293 में आता है, और 292 में तो है ही लंबा चौड़ा ऑफेंस, जो हमारा पूरा एक्टिव महिलाओं से रिलेटेड तो एक्टिव बना दिया, इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ ह्यूमन। ऐसे मत भूलो सेक्शंस को, अभी मैं भी तुम्हारे नाम भूल जाऊं तो कैसा लगे, इतनी जल्दी भूल गए आप, तो इतनी जल्दी एक्ट भी नहीं भूलना है, मत करो। पर आईपीसी तो जो जो चीजें रेफर होती है वो तो याद रखो, इतना विजिलेंट तो हो ना कि जो चीज पढ़ लिया वो तो बताओ क्लास में। हिंदी में लिखिए, जाति या जनजाति के संदर्भ के बिना, जाति या जनजाति के संदर्भ के बिना, अभी फर्स्ट टाइम पढ़ा रही हूँ ना इसलिए छोड़ रही हूँ, फिर पकड़ लूंगी मैं। जाति या जनजाति के संदर्भ के बिना गाली देना, नहीं लिखना, जोर आने लग जाता है इस लड़की को तो कुछ टाइम बाद। हे भगवान शीतल इसका पता नहीं क्या सिर क्या क्या हो गया अब इसको मोह माया तो नहीं छूट गई ना तुम्हारे एग्जाम से धीरे धीरे मुझे तो लग रहा है ये कहीं हरिद्वार वरिद्वार ना चल जाए लड़की, इसको पकड़ना पड़ेगा वैसे हमारी ये बहुत वो है झांसी की रानी टाइप से, ये गलती से पंगा मत ले लेना वरना मुंह पर पड़ेगा आके गोल। वो संघ की मेंबर है याद रखना,
उसको देखना कभी परेड करते हुए, पढ़ते चलो वाला। बहुत मतलब वो होता है ना इंडिपेंडेंट गर्ल जो होती है आज के सोसाइटी में, जो मुझे मेरे कैटेगरी में रख के मैं समझती हूँ कि हाँ ऐसा होता है ना इंसान को, कुछ भी कोई किसी लड़के से डरना नहीं, किसी चीज से डरना नहीं ना, सोसाइटी से डरना। उसको जवाब देखो आप, इसको 2-3 बार ऑब्जर्व किया और दिमाग में उतर गई लड़की कि हाँ इसमें दम है। और तुम रोने बैठ जाते हो, वो रोती होती नहीं है। अरे तुम हर चीज में रोते हो। जाति या जनजाति के संदर्भ के बिना गाली देना मामले को धारा 3(1)(10) की परिधि में 3(1)(10) की परिधि में नहीं लाएगा, 3(1)(10) की परिधि में नहीं लाएगा। हालांकि ये धारा 294 आईपीसी के अंतर्गत परिधि में नहीं लाएगा। हालांकि ये धारा 294 आईपीसी के अंतर्गत दंडनीय हो सकता है। आईपीसी के अंतर्गत दंडनीय हो सकता है। मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर किसी एससी/एसटी के मेंबर को भी अगर उसकी जाति को बिना बीच में लाए अगर किसी को ऐसे गाली भी दे दिए तो आप उसे एससी/एसटी एक्ट में नहीं लेके जा सकते। आपको प्रूफ करना पड़ेगा कि भाई इसने पब्लिक व्यू में मुझे जाति का नाम लेके गाली दी है, तो आप एससी/एसटी में उसे ला सकते हो। अदरवाइज वो 294 में ही आप उसके अगेंस्ट कोई कंप्लेंट फाइल कर सकते हो, ठीक है। अदरवाइज उसको एससी/एसटी एक्ट में नहीं ला सकते। सिर्फ एससी/एसटी का मेंबर होने से ही ऑफेंस नहीं बन जाएगा। ये इस केस में बताया गया था। अरे देवी, किसी को ऐसे कुछ भी बोल दिया, कोई भी टिप्पणी कर दी, लेकिन जाति का नाम लेकर नहीं की है, तो मेंबर होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जाति का नाम भी होना चाहिए, उसका संदर्भ होना चाहिए, उसका कंटेक्स्ट होना चाहिए कि उसने कास्ट का नाम लेकर बेसिकली उसको किसी तरह से गाली दी है या उसके ऊपर टिप्पणी की है। समझ में आई? 294 का ऑफेंस भी पर्टिकुलर कास्ट से रिलेटेड होना चाहिए भाई, मेंबर होने से फर्क नहीं पड़ेगा। फॉल्स और वैक्सीशियस लीगल प्रोसीडिंग, टॉपिक डालो। अरे मेरे नाक में क्या क्या है, सॉरी। मिथ्या, वैक्सीशियस का मतलब क्या होता है? छोड़ आऊंगी क्लास के बाहर। वोकेब नहीं सुधारोगे ना तो मैं भी कुछ नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि आपको पता है इस बार ट्रांसलेशन भी है एपीओ में, हिंदी टू इंग्लिश, इंग्लिश टू हिंदी। वहां तो तुक्के भी काम नहीं करेंगे। समझ में आ रही है बात? वोकेब अच्छी होनी चाहिए तभी जाके उसको ट्रांसलेट कर पाओगे। और ट्रांसलेशन में सिर्फ एक लाइन में ट्रांसलेशन होता है। अगर वहां आपका कुछ भी गलत मिला ना उन्हें, इज एम आर वॉट एवर कोई वर्ड, तो वो पूरा काट देंगे और 1 नंबर भी नहीं देंगे। 1 नंबर का ही आएगा ट्रांसलेशन का, एक क्वेश्चन 1 नंबर का आता है। ये सब में चलता है, सारे एग्जाम्स में चलता है। तो जहां भी अगर एक भी मिस्टेक मिली ना, जस्ट ग्रामेटिकल मिस्टेक, बड़ा ऐसे लिखते हैं तो ये सब चीजें इतना मैटर नहीं करती। आपकी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स वो लोग कर देते हैं, ठीक है, एक्सक्यूजेबल होती है। लेकिन इसमें एक्सक्यूजेबल नहीं होगी, इसमें आपकी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स पर भी गोले बनेंगे और वो पूरा का पूरा काट दिया जाएगा। 1 नंबर से हाथ धो बैठोगे, इसलिए विजिलेंट रहो। कोई चीज बताऊं तो उसे हैंड टू हैंड लिखा करो और याद किया करो कि क्या वोकेब बताइए इसकी। लिखो, इसका केस है रविंदर सिंह वर्सेस सुखबीर सिंह। हाँ हाँ, फॉल्स लगा रहे हैं और वैक्सीशियस मतलब उसे तंग करने के लिए, परेशान करने के लिए। जैसे एनॉय करते हैं मतलब उसे झूठा एक, या तो उसके अगेंस्ट कोई भी होता है ना, कोई भी लीगल प्रोसीडिंग कर रहे हैं, जैसे फॉल्स लीगल प्रोसीडिंग कर रहे हैं, जैसे आईपीसी में भी होता है। हाँ, जिसके लिए मैलिशियस प्रोसिक्यूशन का सूट भी फाइल कर सकते हैं, ठीक है। बाद में जैसे सिविल सूट फाइल करना है तो मैलिशियस प्रोसिक्यूशन में भी जा सकते हैं। और क्रिमिनल के लिए तो आईपीसी में प्रोविजन होता ही है। रविंदर सिंह वर्सेस सुखबीर सिंह। बीर है या भीर है? बीर।
2013 सुप्रीम कोर्ट। चलो लिखो इसमें, merely because a party is unable to prove a fact in a case, comma, offense under this act as to institution of false, comma, vexatious legal proceedings against a member of false, vexatious legal proceeding against a member of। आप लोगों ने सीपीसी पढ़ रखी है क्या? सीपीसी इसने पढ़ रखी है, सीपीसी आपने भी पढ़ रखी है। कहाँ है इसके बारे में? वैक्सीशियस कोई भी होता है, फॉल्स होता है तो क्या कर देते हैं? मैं सब में जाती हूँ, माना कहीं भी हूँ, लेकिन याद तो होना चाहिए ना। प्लीडिंग्स को नहीं करते हैं क्या स्ट्राइक आउट? ऑर्डर 6 रूल 16 फिर 17 में अमेंडमेंट है। प्लीडिंग्स को नहीं करते हैं क्या? वैक्सीशियस होती है, फॉल्स होती है। बिल्कुल ही गायब हो गया। पढ़ा है, बेकार है, सच बता रही हूँ। कुछ पढ़े सालों पहले, अगर कोई विजिलेंट होके पढ़ोगे तो सालों पहले की चीज भी याद रहेगी। कभी हमें रिवाइज करने की जरूरत पड़ती है क्या? ठीक है, वो सालों पहले ही पढ़ी थी ना, दोबारा थोड़ी रिवाइज करते हैं। ऐसे मत करो यार, दिमाग में थोड़ी ना बैठेंगे कोई भी आगे भगवान, पढ़ना तो पड़ेगा। पार्टीज क्या आ गया? वैक्सीशियस लीगल प्रोसीडिंग अगेंस्ट अ मेंबर ऑफ SC/ST cannot be categorized as false in each and every case, full stop। term false को इन्वर्टेड कॉमा में करना। term false is distinct from the term not proved। ये तो पता होगा कहाँ है। term not proved, full stop। not proved कहाँ दे रखा है? कहाँ? हाँ, डेफिनेशन में दे रखा है ना। प्रूव्ड है, नॉट प्रूव्ड, डिसप्रूव। जो ना तो प्रूव किया गया हो ना ही डिसप्रूव किया गया हो, ठीक है, उसे कहते हैं नॉट प्रूव्ड। डेफिनेशन में दे रखा है ये, सेक्शन 3 में दे रखा है ये, ठीक है। फॉर में फिर आपका प्रिजर्व आ जाता है, मे प्रिज्यूम, शेल प्रिज्यूम और कंक्लूसिव प्रूफ। 3 में जितनी डेफिनेशन है ना, फैक्ट की आ गई, कोर्ट की आ गई, सब उसमें आ जाता है। हिंदी में लिखो, केवल इसलिए कि कोई पक्षकार, मेरे को जन्म बीत गए, सबको रिवाइज करे। केवल इसलिए कि कोई पक्षकार किसी मामले में तथ्य साबित करने में असमर्थ है, इस अधिनियम के अंतर्गत अनुसूचित जाति या जनजाति के सदस्य के विरुद्ध मिथ्या
कॉमा तंग करने वाली, मिथ्या, तंग करने वाली, विधिक कार्रवाई प्रारंभ करने के, विधिक कार्यवाही प्रारंभ करने के अपराध को, विधिक कार्यवाही प्रारंभ करने के अपराध को हर मामले में मिथ्या नहीं माना जा सकता। विधिक कार्यवाही प्रारंभ करने के अपराध को हर मामले में मिथ्या नहीं माना जा सकता। मिथ्या नहीं माना जा सकता। पूर्ण विराम। शब्द मिथ्या, मिथ्या को इन्वर्टेड कॉमा में करना। शब्द मिथ्या शब्द साबित नहीं हुआ से अलग है। शब्द मिथ्या शब्द साबित नहीं हुआ से अलग है। साबित नहीं हुआ से अलग है। कहने का मतलब ये इस केस में बहुत अच्छा बताया गया है कि कोई भी अगर लीगल प्रोसीडिंग कर रहा है तो उसे क्या कह दिया कि फॉल्स लीगल प्रोसीडिंग किए, ऐसा तो कोई ऑफेंस ही नहीं हुआ है, तो इसमें होता है कि नॉट प्रूव्ड भी होता है, मतलब उसे ना तो प्रूव किया गया है ना डिसप्रूव किया गया, मतलब वो बीच के मिडिल सिचुएशन में रह गया। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि वो फॉल्स है। फॉल्स का तो अलग ही टर्म है ना, नॉट प्रूव्ड अलग चीज हो गई कि वो उसे साबित नहीं कर सका, उसे प्रूव नहीं कर सका, लेकिन वो फॉल्स है ये तो नहीं कहा जा सकता ना। तो ये दोनों टर्म को अलग बताया गया है, उसको एक एक टर्म में नहीं ला सकते कि कोई चीज अगर प्रूफ नहीं हो रही है तो वो फॉल्स होगी। हाँ वो प्रूफ नहीं कर पाया, हो सकता है लैक ऑफ एविडेंसेस हो, एविडेंसेस नहीं हो उसके पास, इसका मतलब ये तो नहीं ना कि उसने फॉल्स कहा हो कोई चीज को। तो ये इस केस में बताया गया था। ठीक है, एक आप मुझे एक चीज बताओ कि कोई भी लड़की है, अगर वो जैसे कोई SC/ST की लड़की है और अगर कोई वो जनरल कास्ट में शादी कर लेती है तो क्या वो अपनी जो चेंज कर सकती है क्या अपना, क्या वो भी जनरल बन जाती है, वो वहीं रहती है, कास्ट वही रहती है? वही इस केस में बोला गया था, ये केस एग्जाम में पूछा जाता है बेसिकली। इसका कौन बोला? मैरिज बिलोंगिंग टू फॉरवर्ड क्लास। क्लास में बैठ के ज्यादा चीज समझ में आती है ना, घर में बैठ के आती है क्या? फिर ये बुद्धि उनको क्यों नहीं समझ में आती? कॉन्ट्रैक्ट तो वैसे भी टेक्निकल एक्ट है, पता नहीं तुम लोग कैसे घर पे बैठ के समझ रहे हो। और फिर तुम्हें पता है मेरा कंसेप्ट थोड़ा अलग चला जाता है पढ़ाते पढ़ाते। कॉन्ट्रैक्ट में तो अभी आप बहुत डीप में जा रहा है कंसेप्ट। समाधान लाओ इसका, यहाँ बैठ के पढ़ लो, तो क्या दिक्कत है? अब तो अलग रूम है, उसमें बैठ के पढ़ लो। तो यूटिलाइज ऐसे हो सकता है अगर दोनों क्लासेस लेनी है तो। हाँ, आगोतर जाति से विवाह, इसका विलोम क्या होता है बताएगा कोई मुझे? आगोतर का इंग्लिश में तो बता दोगे, हिंदी में बताओ। फॉरवर्ड देख के बैकवर्ड चले जाओगे है ना, वो तो इंग्लिश, इसलिए मैंने पहले बोल दिया इंग्लिश में नहीं जाना, हिंदी में बताओ। हाँ, पिछली जाति नहीं बोल सकते। पाछोतर, आगोतर का पाछोतर होता है। ये है ना फॉरवर्ड क्लास होती है और ये बैकवर्ड होती है, मतलब इसका मतलब फॉरवर्ड होता है, इसका बैकवर्ड होता है। पिछड़ा, पिछड़ा अब बोलते हैं ना पिछड़ा वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग। नहीं नहीं, ये हिंदी का भी है बेसिकली, ये इसमें गुजराती में भी यूज करते हैं, वहां भी आता है ये आगोतर पाछोतर, हिंदी में भी आता है, बेसिकली आता है। हाँ, विलोम आए तो यही करना है, पाछोतर करना, उसमें पिछड़ा मत करना। आपको पता है ना कंसिडर नहीं करते, तो मिलता जुलता ही कंसिडर करेंगे। चलो, आगोतर जाति से विवाह, इसका केस है राजेंद्र श्रीवास्तव वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। राजेंद्र श्रीवास्तव वर्सेस स्टेट ऑफ
महाराष्ट्र। पहले ही गुजरात के साथ था ना, तो ही सही था। । 2010 का केस ही है, महाराष्ट्र लॉ जर्नल का है, पर अपने लिए इम्पोर्टेंट है। लिखिए इसमें, व्हेन ए व्यूमन बॉर्न इन ए शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब या SC/ST डायरेक्ट, व्हेन ए व्यूमन बॉर्न इन ए SC/ST। अब जैसे है ना, एक बार DV में क्वेश्चन आया था, माना कि उसमें भी प्रोविजन लिखा हुआ है कि कोई भी अगर उसमें लिव इन रिलेशनशिप में रहता है तो भी वो DV का फायदा ले सकता है, बेनिफिट ले सकता है। ये चीज एक्ट में भी लिखी हुई है, लेकिन उन्होंने स्पेसिफिकली केस लॉ के थ्रू पूछी। ये बोला कि आप इसे केस लॉ के थ्रू बताइए, तो वहां आपके लिए मैंडेटरी हो जाता है केस लॉ लिखना, जैसे उन्होंने 10 नंबर में उस टाइम पूछा था। हाँ, इंदिरा श्रीवास्तव की बात है, लेकिन वो पूछते 10-10 नंबर में, मतलब जो माइनर एक्ट है उसके केसेस बहुत पूछे जाते हैं 10-10 नंबर में और पूछते हैं। इस बार RJS में भी रहेगा, ये केस के पीछे लग जाते हैं। कई बार NI का पूछ लेते हैं, कई बार DV का पूछ लेते हैं, कोई पॉक्सो में आया तो पॉक्सो का पूछ लेते हैं, तो उसका एक 10 नंबर का अगर कुछ बनाना होता है ना क्वेश्चन, तो ये केस का बना देते हैं। और कोई रिसेंट आया, जैसे इस बार 319 पर आया, सेक्शन 319 CRPC, इस बार हाई प्रोबेबल चांसेस है कि सेक्शन 319 उसमें भी आएगा मेंस में, और वो केस लॉ के वाला ही आएगा, और लैंडमार्क जजमेंट आया सुप्रीम कोर्ट का। 319 बाद में कोर्ट को लग रहा है प्रोसीडिंग के दौरान किसी और ने भी ऑफेंस किया है तो उसको भी बुला लेते हैं, आ जाओ बंधु, तुम भी आ जाओ और सम्मिलित हो जाओ इसमें। 319 बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। When a woman born in a scheduled caste or scheduled tribe marries to a person, belonging to a forward caste, क्लास लिख दिया था क्या मैंने? कास्ट है मेरा भी, वो क्लास याद रहता है ना, सॉरी। अच्छा याद करवा दिया। अरे हिंदी में ही देख लेते, वहां तो मैंने जाति लिखा था। क्लास लिखने में आ गया, वो क्लास करते रहते ना, बैकवर्ड क्लास फॉरवर्ड क्लास, तो वो क्लास ही आ गया। कास्ट कर लो। बिलोंगिंग टू ए फॉरवर्ड कास्ट, कॉमा, हर कास्ट बाय बर्थ does not change by virtue of the marriage, full stop. A person born as a member of SC/ST, has to suffer from disadvantage, comma, disabilities, and disability के बाद लिखो only by virtue of belonging to the particular caste which he or she acquires involuntarily on birth, full stop. The suffering of such a person by virtue of caste is not wiped out
is not wiped out by marriage by marriage by marriage कहाँ गया with the person belonging to a forward caste by marriage with the person belonging to a forward caste with लिख लिया with the person belonging to a forward caste फुल स्टॉप लगा के आगे लिखिए द लेबल अटैच्ड टू ए पर्सन the label attached to a person the label attached to a person born into a the label attached to a person born into a SC/ST the label attached to a person born into a SC/ST continues notwithstanding the marriage continues notwithstanding the marriage notwithstanding से कुछ याद आ रहा है क्या याद आ गया चलो है ना नॉन ऑब्स्टेंट क्लोज मतलब किसी चीज में किसी बात के होते हुए भी ये इंटरप्रिटेशन का रूल है चलिए हिंदी में लिखिए मतलब शादी से कोई फर्क नहीं पड़ता कास्ट पर जब अनुसूचित जाति व जनजाति में जन्मी महिला जब अनुसूचित जाति व जनजाति में जन्मी महिला आगोतर जाति के व्यक्ति के साथ जब अनुसूचित जाति व जनजाति में जन्मी महिला आगोतर जाति के व्यक्ति के साथ आपको भी ट्रांसलेशन करना पड़ेगा अभी से इसको देखकर सोचा करो कैसे ट्रांसलेट करेंगे आगोतर जाति के व्यक्ति के साथ विवाह करती है आगोतर जाति के व्यक्ति के साथ विवाह करती है तो क्या लिखोगे आना चाहिए ना दोनों लैंग्वेजेस पे कमांड करो कभी भी टेंशन नहीं होगी जिंदगी में अभी मुझे कोई समस्या नहीं होती जो आए सामने दोनों लैंग्वेजेस पर कमांड करो अभी हिंदी पर भी हो जाता है अभी जो इंग्लिश के पीछे स्टक रहता है वो भी परेशान रहता है उसको हिंदी में परेशानी आती है जो हिंदी के पीछे लगा रहता है वो इंग्लिश में परेशान रहता है तो आप दोनों लैंग्वेजेस को बराबर लेकर चलो सोचो दोनों का कंपटीशन है हम किसी मीडियम के नहीं है मैंने सोचा ही नहीं मेरी जिंदगी में कोई मीडियम है मैं गुजरात में भी टपक पड़ी एग्जाम देने के लिए चलो यहाँ भी झंडे गाड़ के आते हैं हिंदी मीडियम की प्योर हिंदी मीडियम को इंग्लिश मीडियम से पढ़ाई नहीं करी मैंने कभी भी हिंदी मीडियम की होते हुए मैंने अपना गुजरात का मेंस वहाँ के बच्चों से नहीं जो आउटसाइडर्स आते ना उनसे भी अच्छे मार्क्स से निकाला वो ये सब इंग्लिश मीडियम हुआ करते थे तो आप जो चाहो वो कर सकते हो बस आपके अंदर डिटर्मिनेशन होना चाहिए उसे करने का पता नहीं तुम लोगों का डिटर्मिनेशन कैसे हिल जाता है मेरे समझ में नहीं आती पर हाई वो रहा करो किसी से नहीं खौफ खाना सिचुएशन इतनी भी नहीं होती मैं एक लड़के को जानती हूँ और जिंदगी में कभी किसी के सामने होता है ना नीचे वो नाम नहीं लूंगी सीक्रेट है पर ऐसा है कि अपना कॉन्फिडेंस इतना हाई रखो कि चाहे सामने कोई कितना ही आपका कॉन्फिडेंस लूज करने की कोशिश करे आप कभी भी वो नहीं हो सकते मतलब कॉन्फिडेंस आपका कम नहीं हो सकता हमेशा हाई मैंने उससे देखा है जिंदगी में चाहे कितने भी अप डाउन आते ना उस लड़के का कॉन्फिडेंस ही नीचे नहीं जाता मैं सुबह सर से डिस्कस कर रही थी मैं वो ज्यादा ही नहीं कॉन्फिडेंट है ये इंसान वो बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नीचे नहीं जाता मतलब मेरा भी एक बार गड़बड़ा जाता है कि नहीं यार ये हो सकता है वो हो सकता है वो उतना ही एटीट्यूड है फिर आदमी या तो हो ना जिए तो ऐसे ही एटीट्यूड के साथ जिए कि कोई हिला ना सके तुम्हारी जजे जो करो हम तो ऐसे ही रहेंगे तो वो एटीट्यूड अपने अंदर लेकर आओ बीइंग अ गर्ल आपके अंदर होना चाहिए वरना नौकरी नहीं कर पाओगे शांति से मैं आज अपनी खुद की एक सलाह दे रही हूँ जब तक आपके अंदर कैलिबर नहीं आएगा ना लोगों को जवाब देने का आप जॉब नहीं कर सकते एज ए प्रोसिक्यूशन ऑफिसर भी आपको अपने अंदर बोलने के गुण तो लाने ही पड़ेंगे वरना चीजें कैसे वो टैकल करोगे पुलिस वाले आके दो बातें सुना जाएंगे तो उनको दो बातें आप सुना दो ये आपके अंदर कैलिबर होना चाहिए बीइंग अ जज बीइंग अ प्रोसिक्यूशन ऑफिसर कोई भी बनो व्हाटएवर लड़कियां किसी भी जॉब में जाए अगर आपकी जुबान नहीं खुलेगी तो आपको अननेसेसरी परेशान किया जाएगा मैं तो सब तड़ंग जवाब देके आती थी जब मैं गुजरात हाई कोर्ट में थी तो रजिस्ट्रार लेवल के पर्सन्स होते थे मेरे जवाब ऐसे तीखे होते थे ना
वो शक्ल देखते पहचान जाते थे, अभी कुछ सुनने को मिलेगा, 2 बातें सुना के जाएगी पकड़ के। मैं लंच करने जा रहा हूँ, मैंने कहा आप मेरी बात सुन के जाओ पहले, उसके बाद आप लंच करना। पहुंच जाती थी मैं, चाहे कोई भी काम हो ना उसको साइड में रख के, मैंने कहा पहले मैं बात करके आऊंगी। मेरा दिमाग फिरा और मैं गई डायरेक्ट रजिस्ट्रार ऑफिस में जाके डायरेक्ट धड़ाक से जो मन में आ रहा वो बोलती थी। मैंने कहा आपको आपको लगता नहीं कि आपको ज्यादा ही ओवर जा रहे हो? फिर मैं ओवर गई तो फिर क्या होगा? तो आपके अंदर वो होना चाहिए जवाब देने का, कॉन्फिडेंस बना के रखो चेहरे पे। वो लूज किया, हर कोई 2 बातें सुना जाएगा। बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी आपको 2 बातें बोल सकता है, आपका कोई सीनियर, कोई भी। मुझे किसी से डर नहीं लगता, मैं बाहर भी लड़के आ जाती हूँ। अगल बगल टिगल, यहाँ जितना भी स्टाफ काम करता है ना, आप भी ध्यान में, सर से खौफ नहीं है। सर बहुत लिबरल है उन चीजों के लिए, आराम से हाँ 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 डील करते रहते, सब में हाँ भरते रहते हैं। और वो क्या करते हैं, अगर मैं जैसे फोन कर दूंगी, अभी मैंने कल परसों किसी चीज के लिए फोन किया था, एक जो पहले वाले स्टाफ थे उनको, मैंने कहा आपने वो चीज नहीं, उस इंसान की पलट के मुझे जवाब देने की हिम्मत नहीं है, वो सर को फोन कर रहे हैं, यार मैडम को समझाओ ना, अभी मैं कहीं बाहर हूँ, मैं वो चीज नहीं दे सकता। मैंने कहा उसने मुझे डायरेक्टली फोन क्यों नहीं किया? ऐसे पहले वो दीनदयाल जी थे, मेरे को डायरेक्टली कोई फोन नहीं करता, तो पता है मैं 2 बातें सुना दूंगी पकड़ के। तो खौफ बना के रखो सामने वाला, वरना आपका अननेसेसरी फायदा उठाएगा। चलो, मेरी तो ऐसी कहानी है, इंस्पायरिंग कहानी है, तुम लोग इंस्पायर्ड होते रहो। अभी या कश्मीर होती तो कहती मैडम अपनी तारीफ खुद ही कर रही है। चलो, कहाँ तक लिखा? सॉरी, है ना, टाइम हो गया। विवाह करती है तो विवाह के कारण उसकी जन्म से जाति नहीं बदलती। एक केस और रह गया, उसके बाद एंड कर दूंगी। तो विवाह के कारण उसकी जन्म से जाति नहीं बदलती, तो विवाह के कारण उसकी जन्म से जाति नहीं बदलती। अनुसूचित जाति या जनजाति के सदस्य के रूप में, अनुसूचित जाति या जनजाति के सदस्य के रूप में जन्म लेने वाले व्यक्ति को केवल, जन्म लेने वाले व्यक्ति को केवल उस विशेष जाति से संबंधित, जन्म लेने वाले व्यक्ति को केवल उस विशेष जाति से संबंधित, जन्म लेने वाले व्यक्ति को केवल उस विशेष जाति से संबंधित होने के कारण असुविधा, असुविधा, अक्षमता, असुविधा, अक्षमता और अपमान सहन करना पड़ता है, और अपमान सहन करना पड़ता है, और अपमान सहन करना पड़ता है, जिसे वह जन्म से ही, जिसे वह जन्म से ही अनैच्छिक रूप से प्राप्त करता है, जिसे वह जन्म से ही अनैच्छिक रूप से प्राप्त करता है, जिसे वह जन्म से ही अनैच्छिक रूप से प्राप्त करता है। जाति के आधार पर, जाति के आधार पर ऐसे व्यक्ति की पीड़ा, जाति के आधार पर ऐसे व्यक्ति की पीड़ा आगोतर जाति के, जाति के आधार पर ऐसे व्यक्ति की पीड़ा आगोतर जाति के व्यक्ति से विवाह करने से, व्यक्ति से विवाह करने से समाप्त नहीं होती, समाप्त नहीं होती, पूर्ण विराम। अनुसूचित जाति या जनजाति में, हाँ ठीक है, आगोतर जाति के व्यक्ति से, मैं आगे बढ़ गई, आगोतर जाति के व्यक्ति से विवाह करने से समाप्त नहीं होती, समाप्त नहीं होती। अनुसूचित जाति या जनजाति में, अनुसूचित जाति या जनजाति में जन्म लेने वाले व्यक्ति से जुड़ा लेबल, अनुसूचित जाति या जनजाति में जन्म लेने वाले व्यक्ति से जुड़ा लेबल विवाह के बावजूद जारी रहता है, विवाह के बावजूद भी जारी रहता है। प्रोटेक्टिव मेजर्स लास्ट है, ये हमारा सेक्शन 3 खत्म हो जाएगा। मेजर्स अवेलेबल टू अक्यूज्ड, अभियुक्तों के लिए, मतलब ये कौन से स्टेज की बात कर रहा है? अक्यूज्ड है तो ये, अक्यूज्ड है तो ये कौन से स्टेज की बात कर रहा है? किस स्टेज पर इसे प्रोटेक्टिव मेजर्स दिए जा रहे हैं? जब उसे चार्ज फ्रेम कर दिए गए हैं।
अक्यूज तब बनता है जब चार्ज फ्रेम हो जाते हैं। मैं हमेशा बताती हूँ कि पहले क्या रहता है, ऑफेंडर, मतलब जब उस पर ऑफेंस लगाया गया है तब वो क्या है, ऑफेंडर, मतलब वो अपराधी है, उस पर अपराध लगाया गया है। जब उस पर चार्ज फ्रेम करे जाते हैं तब वो क्या बन जाता है, अक्यूज, मतलब उस पर एक्यूजेशन लगा दिए गए हैं, आरोप लगा दिए गए हैं, तो वो क्या बन गया, अक्यूज। और जब उसके ट्रायल के बाद उसे क्या कर दिया जाता है, कन्विक्ट, तो वो क्या हो जाता है, कन्विक्टेड, दोष सिद्ध। ठीक है, ये 3 स्टेजेस चलती है, उसी के अकॉर्डिंगली आपको चलना है, मतलब वर्ड से समझना है कि कौन से स्टेज की बात कर रहा है। तो यहाँ मतलब चार्ज फ्रेम हो चुके हैं, उसके ऊपर आरोप लगा दिए गए हैं। ठीक है, अभियोग जिसे कहते हैं हिंदी में, इसलिए वो क्या कहलाता है, अभियुक्त। अभियुक्तों के लिए उपलब्ध ये इंटरव्यू में भी पूछते हैं, सुरक्षात्मक उपाय, पर आपका इंटरव्यू नहीं है इसलिए ज्यादा नहीं बता रही मैं इंटरव्यू का। सुरक्षात्मक उपाय, इसका केस है पृथ्वीराज चौहान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। वो वाला पृथ्वीराज चौहान नहीं है भाई, पृथ्वीराज चौहान, ये स्पेलिंग बार अलग अलग होती है। ठीक है, चौहान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। कौन से ईयर का केस है ये, 2020 का केस है ये 2020 वाला पृथ्वीराज चौहान है। ठीक है, उधर वाले वो कौन सा ईयर था, किसी ने हिस्ट्री पढ़ी है क्या, कोई किसी के पास सब्जेक्ट था क्या हिस्ट्री था? भाई जिगरा होता था हिस्ट्री लेने वालों का। मेरी जिंदगी में कभी ट्राई नहीं किया हिस्ट्री लेने का। हिस्ट्री ऐसा होता था, आपको सन याद करने पड़ते हैं, उस सन में ये हुआ था, उस सन में वो हुआ था। मेरे तो स्कूलिंग में थी ना जब भी, मैं बहुत परेशान रहती थी। याद तो हो जाते थे, रट्टू तोते टाइप होते थे, भाई ठीक है रट लो, पर वो लॉन्ग टर्म याद नहीं रहता था कि इस ईयर में क्या हुआ था। अब पृथ्वीराज चौहान का कौन सा था ये पता नहीं, मैंने प्रिपरेशन करी हुई आईएएस की तो थोड़ा सा पता है कि हाँ ठीक है ये चीजें, उस टाइम ल्यूसेंट को छान मारा था पूरा, होता है ना मन में बिठा लेना, वो बैठ गई थी, पर अब सब जा चुकी है। चलिए लिखिए इसमें, द राइट टू ए फेयर ट्रायल, द राइट टू ए फेयर ट्रायल, द राइट टू ए फेयर ट्रायल with all attendant safeguards, the right to a fair trial with all attendant safeguards, with all attendant safeguards, comma, continue to be available to those accused, continue to be available to those accused of committing offenses, to be available to those accused of committing offenses under the 1989 Act, under the 1989 Act, ये SST एक्ट की बात कर रहे हैं। ठीक है, full stop, they remain unchanged by amendments made to the 1989 Act। कौन से ईयर में हुआ है अमेंडमेंट इसमें, 2016 में। ठीक है, अमेंडमेंट्स मेड टू द 1989 एक्ट, एक ही अमेंडमेंट हुआ है अब तक, वो है 2016 में, इसमें पूरा डेफिनेशन वगैरह चेंज की थी इन्होंने। मेड टू द 1989 एक्ट, हिंदी में लिखिए, 1989 अधिनियम के अंतर्गत, 1989 अधिनियम के अंतर्गत अपराध करने के आरोपी व्यक्तियों को सभी सुरक्षा उपायों के साथ, अपराध करने के आरोपी व्यक्तियों को सभी सुरक्षा उपायों के साथ निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार उपलब्ध है, निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार उपलब्ध है, सुरक्षा उपायों के साथ, कहां से, आरोपी व्यक्तियों को सभी सुरक्षा उपायों के साथ
निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार सभी निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार उपलब्ध है 1989 अधिनियम में किए गए संशोधन 1989 अधिनियम में किए गए संशोधन इस मामले द्वारा, ये भी इंपॉर्टेंट केस है, ध्यान में रखना है इसे, 1989 अधिनियम में किए गए संशोधन इस मामले द्वारा अपरिवर्तनीय बने हुए हैं। अपरिवर्तनीय बने हुए हैं मतलब जो एक फेयर ट्रायल का राइट होता है वो अक्यूज्ड को हमेशा मिलता ही है। क्रिमिनल में राइट है उसे फेयर ट्रायल का, वो इसमें भी है, और कितने ही अमेंडमेंट्स हो गए उसके बाद भी वो राइट उसका वही है, रिमेनिंग है मतलब। ठीक है, मतलब सेक्शन 3 हमारा अब हो गया कंप्लीट। इसमें